हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में स्वागत है। आज के इस सेशन में देखिए हम 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, डूमा बाको को किस देश का प्रेसिडेंट चुना गया? तो डूमा बाको हाल ही में देखिए बोत्सवाना के नए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बोत्सवाना में एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है। बोत्सवाना जब से आज़ाद हुआ है ब्रिटेन से 1966 में, तब से लेकर अभी तक बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी की वहाँ पर गवर्नमेंट थी। 58 साल तक बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी ने वहाँ पर शासन किया है, लेकिन हाल ही में यहाँ पर अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज पार्टी की अभी जीत हुई है 58 साल के बाद, और डूमा बाको बोत्सवाना के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। तो अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज पार्टी के सदस्य है डूमा बाको, जो कि बोत्सवाना के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पर बोत्सवाना की बात करें तो एक अफ्रीकी देश है बोत्सवाना, जिसके नए प्रेसिडेंट कौन बने? डूमा बाको। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के मध्य युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार की बात करें तो इसका आयोजन भारत और अमेरिका की सेना के मध्य में किया जाता है। सबसे पहले तो इस फैक्ट को याद रखिए, इंडिया और अमेरिका के मध्य में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है वज्र प्रहार के नाम से। 2024 में हाल ही में इसका 15th एडिशन शुरू किया गया, जिसका आयोजन किया गया है अमेरिका के इदाहो क्षेत्र में। अमेरिका के इदाहो में ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। तो भारत और अमेरिका के मध्य में वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज की जो शुरुआत है सबसे पहली बार 2010 में की गई थी, और लास्ट ईयर जो इसका 14th एडिशन है वो आयोजित किया गया था भारत के मेघालय राज्य में। मेघालय के उमरोई में लास्ट ईयर इसका 14th एडिशन आयोजित किया गया, और अब इसका 15वां एडिशन या 15वां संस्करण अमेरिका में आयोजित किया गया है। वज्र प्रहार एक मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके मध्य में? इंडिया और अमेरिका के मध्य में। इसके अलावा देखिए एक और मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के मध्य में आयोजित की जाती है, जिसे युद्ध अभ्यास के नाम से ही जाना जाता है। और एक एयरफोर्स एक्सरसाइज भी है इंडिया और अमेरिका के मध्य में, जिसे कोप इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो कोप इंडिया एयरफोर्स एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के मध्य में, और वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास दोनों ही मिलिट्री एक्सरसाइज से इंडिया और अमेरिका की आर्मी के मध्य में। क्वेश्चन हमारा वज्र प्रहार 2024 से है, तो इसका आयोजन भारत और अमेरिका के मध्य में हाल ही में किया गया। चलिए अब आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं फ्रेंड्स। आप सभी के लिए देखिए कंप्लीट जीएस जीके का ऑल सब्जेक्ट ई बुक कलेक्शन अवेलेबल है, जहां पर आपको जीएस के सभी सब्जेक्ट की ई बुक यहाँ पर अवेलेबल होगी। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये ई बुक कलेक्शन अवेलेबल है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, पीडीएफ कलेक्शन की लिंक दी गई है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी क्वेरी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको ऑफर अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दीपम 2 योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत की है आंध्र प्रदेश राज्य ने। किससे रिलेट करती है इसकी बात करें तो देखिए केंद्र में एक योजना चलती है उज्ज्वला योजना, आपको पता होगा। वो घरेलू गैस सिलेंडर को गरीब तबकों को दिए जाने से संबंधित है। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ पर दीपम 2 योजना को हाल ही में अनाउंस किया है, जिसके तहत जो पात्र परिवार हैं आंध्र प्रदेश में, उन्हें 3 गैस सिलेंडर हर साल फ्री दिए जाएंगे दीपम 2 योजना के तहत। राज्य की महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना, जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाना दीपम 2 योजना का मुख्य उद्देश्य है। किस राज्य ने हाल ही में इसे अनाउंस किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने। किससे संबंधित है? तो घरेलू गैस सिलेंडर से संबंधित है दीपम 2 योजना। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक का आयोजन हाल ही में स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में किया गया। देखिए फ्रेंड्स, मीटिंग जो है वो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में 7 नवंबर तक आयोजित की गई थी। बैठक में जो इंडियन डेलीगेशन ग्रुप है फ्रेंड्स, उसकी जो अध्यक्षता है वो इंडियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी सुमिता डावरा के द्वारा की गई थी। भारत की सुमिता डावरा ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक में इंडियन डेलीगेशन ग्रुप का नेतृत्व किया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आयोजन कहाँ किया गया, तो आयोजन किया गया है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। पूरे विश्व भर में जितने भी श्रमिक हैं, जितने भी मजदूर हैं, उनके अधिकारों की रक्षा को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई थी। आयोजन स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में किया गया। इसके बाद मानसी अहलावत ने सीनियर कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? यहाँ पर देखिए, सीनियर कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो इसका आयोजन हाल ही में अल्बानिया के तिराना में किया गया था। हमें देश याद करना पड़ेगा, तो ये है अल्बानिया। ठीक है, अब यहाँ पर भारत की मानसी अहलावत की बात करें तो इन्होंने देखिए 59 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में अपने नाम किया है। ये एकमात्र मेडल है जो कि सीनियर कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के पास आया है। कौन लेकर आई? तो ये मानसी अहलावत लेकर आई। कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में? तो 59 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। यहाँ पर देखिए, मैं आपको मेडल टेली बता देता हूँ सीनियर कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप की। तो इसमें देखिए पहले नंबर पर जापान रहा है रैंकिंग में, जिसने 6 मेडल अपने नाम किए। 4 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। सेकंड पर आता है अजरबैजान, जिसने 3 मेडल जीते। थर्ड पर आता है कजाकिस्तान, जिसने 3 मेडल अपने नाम किए, 1 है इसमें से गोल्ड। इंडिया की बात करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो इंडिया मेडल टेली में देखिए 14वें स्थान पर है और हमने केवल 1 मेडल 1 ब्रॉन्ज जीता है। और ये भी कौन लेकर आई? तो ये है मानसी अहलावत। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मानसी अहलावत किस खेल से संबंधित है, तो ये भारत की एक बहुत ही फेमस रेसलर है, कुश्ती की खिलाड़ी है। 59 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने सीनियर कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसका आयोजन अल्बानिया में किया गया था, इसमें ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। डन। आगे 2024 में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहला बुद्धिस्ट समिट है। याद रखिएगा, एशियन बुद्धिस्ट समिट पहली है 2024 में। इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। आंसर हो जाएगा आंसर ए। इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने मिलकर नई दिल्ली में 5 से लेकर 6 नवंबर 2024 को पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया। द रोल ऑफ बुद्धिज्म इन स्ट्रेंथिंग एशिया थीम है 2024 में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन की। देखिए, इस शिखर सम्मेलन में पूरे एशिया से बौद्ध परंपराओं के जितने भी नेता हैं, जितने भी विद्वान हैं, जितने भी विशेषज्ञ हैं, वो सभी एक साथ आए और बौद्ध धर्म के साथ एशिया के लोगों के बीच में शांति, सद्भावना और सहयोग को मजबूत करने के लिए, बौद्धों के प्रयास को एक साथ लाने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर देखिए चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित हुई थी। तो ये पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। 76th रिपब्लिक डे 2025 के लिए प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ये किस देश के प्रेसिडेंट है? तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के लिए बुलाया गया है। मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है 76th रिपब्लिक डे 2025 के लिए। अभी देखिए फाइनल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन 99% संभावना है कि प्रबोवो सुबियांतो ही चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे 76th रिपब्लिक डे 2025 में। देखिए, प्रबोवो सुबियांतो की बात करें तो ये इंडोनेशिया के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। आपको यहाँ पर यह फैक्ट इंटरेस्टिंग पता होना चाहिए कि जब हमने 1950 में पहला रिपब्लिक डे मनाया था, तब भी भारत में चीफ गेस्ट के रूप में रिपब्लिक डे पर
इंडोनेशिया के उस वक्त के राष्ट्रपति सुकर्णो को आमंत्रित किया गया था। तो पहले रिपब्लिक डे पर 1950 में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ही मुख्य अतिथि थे, सुकर्णो, और अब 76वें रिपब्लिक डे पर भी प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि होने वाले हैं, जो कि इंडोनेशिया के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। केंद्र सरकार ने मुथलापोझी बंदरगाह के विकास के लिए 177 करोड़ रुपए की विकास परियोजना को मंजूरी प्रदान की। यह पोर्ट किस राज्य में स्थित है? मुथलापोझी पोर्ट। यह पोर्ट देखने को मिलता है भारत के केरला स्टेट में। देखिए, भारत के केरला स्टेट में मछली पकड़ने के लिए एक पोर्ट को विकसित किया गया था 1920 में। 1920 में ये शुरू कर दिया गया था, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर ये दो नदियाँ हैं, वामनपुर नदी और एक कादिनामक्कुलम झील। ये दोनों ही अरब सागर में जहाँ पर मिलती है, वहाँ पर केरला में मुथलापोझी पोर्ट स्थित है। लेकिन यहाँ पर देखिए हादसे बहुत होते हैं, क्योंकि नदी समुद्र में जाकर मिलती है और उसके मुहाने पर पोर्ट है। तो जो मछली पकड़ने वाले जो मत्स्य पालक हैं, उनके लिए बहुत ही जोखिम होता है। इसलिए केंद्र सरकार ने मुथलापोझी पोर्ट के विकास के लिए अब 177 करोड़ रुपए की विकास परियोजना को हाल ही में मंजूरी प्रदान की। इस पोर्ट पर सड़कों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, नई वाटर स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, पार्किंग एरियाज को डेवलप किया जाएगा, लोडिंग क्षेत्र और गोदामों को विकसित किया जाएगा। तो इस तरीके से ऑल ओवर 177 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी मुथलापोझी पोर्ट पर। कहाँ पर है ये? तो ये भारत के केरल राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। आगे, हाल ही में फूलों की घाटी पर्यटन स्थल को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी पर्यटन स्थल की बात करें तो ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है फ्रेंड्स, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी को, फ्लावर वैली को हाल ही में देखिए शीतकाल के लिए, ठंड के दिनों के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। विंटर सीजन के लिए इसे बंद किया गया है। आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि इस घाटी को जून से लेकर अक्टूबर के बीच पर्यटकों के लिए खोला जाता है। फूलों की घाटी को नंदन कानन भी कहा जाता है। यहाँ पर 500 से भी ज़्यादा फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसमें ब्रह्मकमल, ब्लू पॉपी, काफ़ी सारे अलग अलग प्रजाति के दुर्लभ फूल फूलों की घाटी में देखने को मिलते हैं। 2005 में उत्तराखंड के फूलों की घाटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। हाल ही में ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि शीतकाल के लिए, विंटर सीजन के लिए पर्यटकों के लिए इसे बंद किया गया है। भारत और वियतनाम के मध्य युद्ध अभ्यास विनबेक्स 2024 के 5th एडिशन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो भारत और वियतनाम के मध्य में देखिए युद्ध अभ्यास विनबेक्स का आयोजन किया जाता है। पहला फैक्ट ये नोट कीजिए। हाल ही में इसके देखिए 5वें जो संस्करण का आयोजन है वो किया गया है भारत के हरियाणा के अंबाला में। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। युद्ध अभ्यास विनबेक्स 2024 5th एडिशन है, जो कि 4 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहली बार इस युद्धाभ्यास की शुरुआत 2018 में की गई थी। पहली बार इसका आयोजन मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया गया था और इसका जो 4th सेशन है, 4th जो एडिशन है, उसका आयोजन 2023 में वियतनाम के हनोई में किया गया था और अब 5th एडिशन का आयोजन हरियाणा के अंबाला में किया जा रहा है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे आएंगे, भारत की किस शॉर्ट फिल्म ने ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई किया? तो भारत की एक शॉर्ट फिल्म है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, जिसे ऑस्कर 2025 के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए क्वालिफाई किया गया है। आपको याद रखना चाहिए कि इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट की ओर से ऑफिशियली लापता लेडीज़ को ऑस्कर 2025 के लिए भेजा गया था। तो ऑफिशियल एंट्री भारत सरकार की ओर से ऑफिशियली दी गई है लापता लेडीज़ मूवी को, और अब शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भारत की जो मूवी जाएगी वो है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है 5 नवंबर को। आंसर हो जाएगा आंसर बी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सबसे पहली बार दिसंबर 2015 में अनाउंसमेंट की थी कि भैया 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाएगा। घोषणा 2015 के दिसंबर में हुई थी।
आगे चलकर 2016 में पहली बार 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया गया। सुनामी के खतरों के बारे में पूरे वर्ल्ड को जागरूक करना, इसके प्रति अवेयर करना वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 5 नवंबर को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक किसे चुना गया? यहाँ पर देखिए, पहले आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पता होना चाहिए। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में जितने भी देश है उनका एक अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, ये सारे देश आपको पता होना चाहिए सोलर एनर्जी से संपन्न देश है। तो इन सभी देशों के मध्य में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 2015 में इंडिया और फ्रांस, ये दोनों देशों ने संयुक्त रूप से इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी। इसकी स्थापना देखिए 2015 में की गई। इसका हेडक्वार्टर भारत के ही हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महानिदेशक आशीष खन्ना नियुक्त किए गए। अभी तक देखिए इस पद पर अजय माथुर थे, जिनका कार्यकाल मार्च 2025 तक रहेगा और मार्च 2025 में ज्वाइन करेंगे आशीष खन्ना। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? आशीष खन्ना को। स्थापना की गई थी संस्था की 2015 में। इसके फाउंडर मेंबर कौन हैं? तो इंडिया और फ्रांस। मुख्यालय भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में। इसके बाद 6 नवंबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी प्रदान की? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा इसे। 6 नवंबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को अनाउंस किया है। आंसर भी हो जाएगा। 6 नवंबर 2024 को पीएम विद्या लक्ष्मी योजना अनाउंस की गई, इसे मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य समझिए। मेधावी छात्रों को उनके हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट यहाँ पर प्रदान करेगी। कैसे? तो देखिए, इस योजना का जो लाभ है हर साल अधिकतम 1 लाख छात्रों को दिया जाने वाला है। इस योजना का लाभ उन छात्रों को दिया जाएगा जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख रुपए तक या फिर उससे कम है। ऐसे जो स्टूडेंट हैं अगर 10 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन लेते हैं तो उस पर 3% तक जो ब्याज है वो गवर्नमेंट पे करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पे करेगी। जितना भी इंटरेस्ट लगेगा उसका 3% इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करने वाली है। अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? आप सभी को पता है, ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बने, ये अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। और जो हारी है कमला हैरिस, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है, डेमोक्रेटिक पार्टी की मेंबर है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी के मेंबर हैं। ये अमेरिका में 45वें राष्ट्रपति के रूप में पहले काम कर चुके हैं। 2017 से लेकर 2021 तक ये 45वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के। फिर 2021 से 2025 तक, मतलब 24 के एंड तक अभी राष्ट्रपति हैं कौन? 46वें जो बाइडेन। और अब 47वें राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है और कोई भी प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज़्यादा राष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो होल्ड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल बराक ओबामा 2 टर्म 8 साल कंप्लीट किए और उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ पाए। तो 4 साल का कार्यकाल होता है प्रेसिडेंट का और 2 टर्म से ज़्यादा वो नहीं रह सकता। डोनाल्ड ट्रंप 1 टर्म पहले रह चुके थे और अब दूसरे टर्म के लिए चुने गए। अब अगले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि 2 बार का ही कार्यकाल होता है अमेरिका में प्रेसिडेंट का और 4 साल का एक कार्यकाल होता है। ठीक है, आगे आइए। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? तो बहुत ही फेमस लोक गायिका है, स्पेशली बिहार में काफ़ी प्रसिद्ध है शारदा सिन्हा। हाल ही में देखिए इनका निधन हो गया है, जिन्हें पद्म भूषण दिया जा चुका है 2018 में। शारदा सिन्हा बिहार की बहुत ही लोकप्रिय गायिका है। उन्होंने मैथिली, भोजपुरी और इसके अलावा हिंदी में भी काफ़ी सारे सॉन्ग्स गाए हैं।
शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला और बिहार की कोयल के नाम से भी जाना जाता है। संगीत या कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए शारदा सिन्हा को 1991 में पद्मश्री दिया जा चुका है और 2018 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हाल ही में बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लिग्नोसैट लॉन्च किया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। वर्ल्ड का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट को लॉन्च किया है जापान ने। आंसर हो जाएगा आंसर डी। जापान में क्योटो यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ता हैं, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने लकड़ी से बना हुआ एक सैटेलाइट तैयार किया है लिग्नोसैट के नाम से। यह कॉफ़ी के मग के बराबर एक सैटेलाइट है फ्रेंड्स। स्पेशली मैग्नोलिया लकड़ी का यूज़ किया गया है इसे बनाने में, क्योंकि ये जो लकड़ी है ये अंतरिक्ष के टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता रखती है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट के माध्यम से इस सैटेलाइट को हाल ही में अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। तो लकड़ी से बना वर्ल्ड का पहला उपग्रह लिग्नोसैट किस देश का है, किस देश ने लॉन्च किया? तो इसे हाल ही में जापान ने लॉन्च किया है। बुक फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, इस बुक को लिखा है श्री राम चौलिया ने। हाल ही में भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने श्री राम चौलिया की इस बुक का विमोचन किया, इसे लॉन्च किया है। बुक की बात करें तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर आधारित एक बुक है। इंडिया लगातार कैसे अपने जो फ्रेंड्स नेशन हैं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उनके साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है, इस पर बेस्ड इस बुक को लिखा है श्री राम चौलिया ने। और विमोचन किसने किया? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। श्री राम चौलिया की बुक का नाम क्या है? फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। हाल ही में इस बुक को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में निंगोल चगोबा उत्सव मनाया गया? निंगोल चगोबा एक फेस्टिवल है जो कि देखिए भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर में जो विवाहित महिलाएं हैं उनके सम्मान में ये फेस्टिवल नॉर्मली मनाया जाता है। जब विवाह करके लड़कियां वापस अपने पिता के घर आती है तो माता पिता धूमधाम से एक भोज का आयोजन करते हैं। इसे ही मणिपुर में निंगोल चोगबा के नाम से जाना जाता है। तो निंगोल चोगबा फेस्टिवल है, हाल ही में भारत के मणिपुर राज्य में सेलिब्रेट किया गया। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि राज्य की गवर्नमेंट जॉब्स में महिलाओं को अब 35% आरक्षण दिया जाएगा। अभी तक मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% तक आरक्षण दिया जाता था। लास्ट ईयर 2023 में उस वक्त के सीएम शिवराज सिंह चौहान ये बिल लेकर आए थे 35% रिजर्वेशन वाला महिलाओं के लिए, लेकिन उस वक्त इसे पास नहीं करवाया जा सका था। और अब मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 33 से 35% तक बढ़ा दिया है। आगे चलिए। बुक रतन टाटा अ लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? रतन टाटा अ लाइफ, इस बुक को लिखा है थॉमस मैथ्यू ने। यहाँ पर देखिए सबसे पहले थॉमस मैथ्यू की बात कर लेते हैं। ये एक रिटायर आईएएस अधिकारी है फ्रेंड्स। 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं थॉमस मैथ्यू, जिन्होंने रतन टाटा के जीवन पर रतन टाटा अ लाइफ नाम की बुक को लिखा है। रतन टाटा ने अपने जीवन में कैसे क्या क्या काम किए, उनका अनुभव कैसा रहा और कैसे उन्होंने टाटा ग्रुप को बुलंदियों तक पहुंचाने में मदद की, इन सभी के बारे में, रतन टाटा के जीवन के बारे में थॉमस मैथ्यू ने अपनी इस बुक में उल्लेख किया है। तो रतन टाटा अ लाइफ हाल ही में लॉन्च की गई है, जो कि थॉमस मैथ्यू की लिखी पुस्तक है। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना गुजरात। आपको पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर का सबसे ज़्यादा यूज़ मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, टीवी, सोलर पैनल, इन सभी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। गुजरात ने देखिए हाल ही में अपने राज्य में सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू किया है। गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 2027 तक, इस पॉलिसी की हाल ही में शुरुआत की गई और इसे लागू करने के लिए
गुजरात राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन की भी शुरुआत की गई है। राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देना, सेमीकंडक्टर के निर्माण को बढ़ावा देना और भारत को सेमीकंडक्टर के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन? तो यह है गुजरात राज्य। देखिए, भारत सरकार ने 2021 में सेमीकंडक्टर एरिया में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया था 2021 में, और इसके लिए उस वक्त 76,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। और अब सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। आगे आइए, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंध करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो यह देश है ऑस्ट्रेलिया, जिसने हाल ही में देखिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग के पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाने की घोषणा की है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या जितनी भी है, वहाँ पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे रजिस्टर नहीं कर पाएंगे और उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट जुर्माना लगाएगी, पर्टिकुलर उन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। अभी तक ये कानून लागू नहीं हुआ है। कानून बनाने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने। निम्न में से कौन हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2024 में पहले स्थान पर रहा? तो हुरून इंडिया परोपकारी सूची मतलब सबसे बड़े दानकर्ता की सूची, इसमें पहले स्थान पर रहा है शिवनादर एंड फैमिली। हुरून इंडिया की रिपोर्ट की बात करें तो इसके अनुसार शिवनादर एंड फैमिली ने 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में 2153 करोड़ रुपए की संपत्ति दान की है। इस तरीके से हुरून इंडिया परोपकारी सूची में शिवनादर एंड फैमिली पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में मुकेश अंबानी को रखा गया, जिन्होंने 407 करोड़ रुपए दान किए हैं, और तीसरे नंबर पर बजाज फैमिली को रखा गया, जिन्होंने 352 करोड़ रुपए दान किए। तो टॉप पर कौन है हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2024 में? तो ये हैं शिवनादर एंड फैमिली। इसके बाद आज के वीकली करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, 83वें इंडियन रोड कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का इनॉग्रेशन किसने किया? तो 83वें इंडियन रोड कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का इनॉग्रेशन सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया। आंसर सी हो जाएगा। देखिए, इंडियन रोड कांग्रेस की बात करें तो ये एक वार्षिक अधिवेशन है जिसमें सड़क निर्माण और सड़क सुरक्षा से जुड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर और सभी ऑफिसर्स भाग लेते हैं, और सड़क सुरक्षा की टेक्नोलॉजीज पर यहाँ पर चर्चा की जाती है। सबसे पहली बार इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना 1934 में की गई थी, और अब इसका वार्षिक अधिवेशन जो कि 83वां वार्षिक अधिवेशन है 2024 में, इसका आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। इनॉग्रेशन किसने किया? नितिन गडकरी ने। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक के सभी करंट अफेयर को वीकली सेशन में आज यहाँ पर डिस्कस किया। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को हमने ध्यान से नोट किया है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।